तो इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीनों पे ये कुछ लो राइज अपार्टमेंट्स देख रहे होंगे और इसके साथ ही साथ ये कुछ हाई राइज अपार्टमेंट्स भी देख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में इन हाई राइज अपार्टमेंट्स को इन लो राइज अपार्टमेंट्स के साथ हम कंपेयर करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, किसे खरीद के आप सबसे ज़्यादा फायदे में रह सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो लो राइज और हाई राइज दोनों में ही रहने के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, दोनों में ही रहने के अपने अपने मज़े हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को ख़रीदना होता तो मैं किसे ख़रीदता, तो मेरा जो जवाब है ना यहाँ पर वो ये है कि मैं दोनों में से हमेशा ही लो राइज अपार्टमेंट्स को ही खरीदना ज़्यादा पसंद करता। और इसके पीछे मेरे कई सारे कारण भी हैं और उन्हीं कारणों को अब मैं एक एक करके आप सभी को बताने वाला हूँ। अच्छा, अब उन कारणों को हम डिस्कस करें उससे पहले एक छोटी सी बात है जो कि मुझे लगता है कि वो मुझे पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए। बात ये है कि हो सकता है कि इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हों कि बिल्डर फ्लोर और लो राइज अपार्टमेंट्स मतलब कि एक ही बात है। तो देखिए, बात ऐसी है कि ये दोनों एक चीज़ नहीं है। लो राइज अपार्टमेंट जो है ना वो कम्प्लीटली एक अलग चीज़ है और बिल्डर फ्लोर कम्प्लीटली एक अलग चीज़ है। लो राइज अपार्टमेंट्स का मतलब है कि ये हमेशा ही एक मतलब गेटेड सोसाइटी के अंदर में होंगे और इसके साथ ही साथ इनका जो आउटर फसाड है, मतलब जो एक्सटीरियर है इनका, वो एक ही जैसा होता है। इनमें मैक्सिमम 4 फ्लोर्स ही होते हैं और हर फ्लोर पर सिर्फ एक ही अपार्टमेंट बना होता है। और इसके अलावा हाई राइज सोसाइटीज़ में जैसे कई सारी जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे कि एक सोसाइटी का पार्क होगा, फिर एक क्लब हाउस होगा और इस तरह की कई सारी छोटी मोटी और जी जो एमिनिटीज़ होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इनमें होती हैं। तो ये लो राइज अपार्टमेंट है, जबकि बिल्डर फ्लोर जो है ना वो कम्प्लीटली एक अलग हिसाब किताब उसका हो जाता है। तो कोई भी बिल्डर फ्लोर को लो राइज अपार्टमेंट समझने की गलती यहाँ पर ना करे। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे लगा कि क्लियर कर देनी चाहिए, अदरवाइज़ बाद में कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो भी चीज़ें मैं मतलब लो राइज अपार्टमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ उसे लोग बिल्डर फ्लोर पे भी अप्लाई कर दें। ठीक है जी, चलिए। तो अब आते हैं अपने वीडियो के मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा ये है कि मैं लो राइज अपार्टमेंट्स को ही खरीदना क्यों प्रेफर करूँगा। तो देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिनमें से कि जो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे बड़ा कारण है मेरे लिए वो ये है कि इनका जो मेंटेनेंस है ना वो एक तो सस्ता होता है और साथ ही साथ आप इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को लंबे समय तक आराम से मेंटेन करके रख सकते हैं। और जब मैं कहता हूँ ना कि लंबे समय तक आप मेंटेन कर सकते हैं, तो मतलब कि आप इसे जनरेशन टू जनरेशन बड़े इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। मतलब कि जब तक आप चाहें तब तक आप इसे बहुत ही आराम से मेंटेन कर सकते हैं और वो भी सस्ते में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है। अब देखिए, इस चीज़ को ना आप एक एग्जांपल की मदद से भी समझिए। जैसे कि दिल्ली एनसीआर का एक एरिया है गुरुग्राम, जो कि मतलब पहले गुड़गांव था, अब गुरुग्राम है। तो गुरुग्राम का एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक रोड पड़ती है, इसे कहते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो उस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे रोड के मतलब इस साइड आप समझ लीजिए कि एक लो राइज अपार्टमेंट वाली सोसाइटी है और रोड के इस साइड जो है वो एक हाई राइज अपार्टमेंट वाली सोसाइटी है। जब मैं इन दोनों सोसाइटीज़ का 99 एकर्स पे मेंटेनेंस चेक कर रहा था, मंथली मेंटेनेंस, तो जो लो राइज अपार्टमेंट था ऑलमोस्ट उसका शायद जो साइज़ होगा वो कुछ 3000 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा। ठीक है, तो उसका जो मंथली मेंटेनेंस था वो कुछ 6000 रुपये के लगभग का था। और वही सेम साइज़ का जो अपार्टमेंट जो कि हाई राइज में बना हुआ है, तो उसका जो मेंटेनेंस था वो था कुछ 18,000 रुपये के लगभग का। तो डिफरेंस आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जो मेंटेनेंस है वो 6000 रुपये के लगभग का है और दूसरी तरफ जो मेंटेनेंस है वो 18,000 रुपये के लगभग का है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि देखिए, एक तरफ है लो राइज अपार्टमेंट जहाँ पे सिर्फ एक 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग को मतलब मेंटेन करके रखना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और वहीं हम हाई राइज की बात करते हैं तो वहाँ पर एक 15-20 फ्लोर की जो बिल्डिंग है या उससे भी ज़्यादा, अब तो 15-20 फ्लोर काफ़ी कॉमन हो चुका है। 30-40 और मुंबई जैसे शहरों में तो ये जहाँ तक पता नहीं मुझे, मैं सही हूँ कि नहीं, बट शायद ये 80 से लेकर के 100 तक जा चुका है। ठीक है, 80 तो जा चुका है, इसको लेकर मैं श्योर हूँ, बट शायद 100 भी जा चुका है।
बट उसको लेकर श्योर नहीं हूँ। अगर आप में से कोई मुंबई में हो और उसको पता हो तो नीचे कमेंट करके बता दे। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद उसमें भी शायद 100 तक जा चुका है। तो जहाँ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को मेंटेन करना है तो उसका खर्चा भी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा, और जहाँ पर एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग को मेंटेन करना है तो उसका खर्चा ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा। इसके साथ ही साथ जो हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपको एमिनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू लो राइज अपार्टमेंट्स, तो उसकी वजह से भी थोड़ा खर्चा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। सिक्योरिटी भी उसमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स में। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से उसका जो मेंटेनेंस है मंथली वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और लो राइज अपार्टमेंट का थोड़ा कम रहता है इसके कंपैरिजन में। तो एक तो ये कि सस्ता मेंटेन हो गया। फिर मैंने कहा था कि भाई इसको आप लंबे टाइम तक, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि जब तक आप चाहें तब तक इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जो हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं जब ये बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, मतलब मान लो 30-40 साल हो गए, तो उसके बाद क्या होगा कि जनरली सोसाइटी रीडेवलपमेंट में चली जाती है। ठीक है, मतलब कि दोबारा से उसे फिर से रिकन्स्ट्रक्ट जो है वो किया जाएगा। अब होता ये है कि क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है और एक ही सोसाइटी में बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं, तो हर कोई ना इसके लिए तैयार नहीं होता है। तो मतलब तैयार तो हो जाते हैं बट लाइक एक बहुत ही लेंदी और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसको ना लंबे टाइम तक मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा माथापेची होती है, सिरदर्दी होती है। क्योंकि अगर मान लो 500 लोग रहते हैं एक सोसाइटी में, 100-200 का मन है कि भैया बिल्कुल हो ही जाना चाहिए, लेकिन उसमें फिर 100-200 ऐसे भी निकल के आ जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। फिर उनको आप कन्विंस करेंगे, फलाना निमकाना, बहुत सी चीज़ होती है, क्योंकि पैसे तो सोसाइटी वालों को ही देने, तो सबकी परमिशन तो चाहिए ही होगी उसके अंदर में। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ लो राइज अपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मतलब सिर्फ 4 फ्लोर की बिल्डिंग को मेंटेन करना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर आपकी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए पूरी सोसाइटी को ही मतलब उसमें तोड़ना पड़ जाए, उन सभी के घरों को वापस से कंस्ट्रक्ट करना पड़ जाए। ऐसा नहीं, अगर आपकी पर्टिकुलर जिस बिल्डिंग में आपका अपार्टमेंट है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आप इंडिविजुअली भी उसको ठीक कर सकते हैं। अब इंडिविजुअली से ये भी नहीं है मतलब कि सिर्फ आप ही होंगे, मतलब 4 ही फ्लोर है ना, तो 4 ही ऑनर्स होंगे, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों से बातचीत करनी है, सिर्फ 4 लोगों से। लेकिन हाई राइज अपार्टमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चक्कर में लो राइज अपार्टमेंट्स को लंबे टाइम तक मेंटेन करना थोड़ा आसान काम होता है और सस्ता भी होता है। इसे आप बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी और देता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे जनकपुरी का एक एरिया आता है वेस्ट दिल्ली में। तो वहाँ पे ना डीडीए ने बहुत साल पहले लाइक 90s के टाइम पे कुछ लो राइज अपार्टमेंट्स जो हैं वो शायद मे बी पता नहीं 2 फ्लोर्स के थे, 3 फ्लोर्स के थे। आजकल के टाइम में तो वो 4 ही फ्लोर के दिखते हैं सारे, बट जब ओरिजिनली वो अलॉट हुए होंगे तो पता नहीं शायद 2 या 3 के होंगे। तो उस टाइम पर डीडीए ने जितने लोगों को भी मतलब जो भी फ्लैट अलॉट किए थे, तो आज की डेट में क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और डीडीए की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो आप जानते हैं एक एवरेज टाइप की होती है, तो लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये मतलब 2 से 3 फ्लोर का ही की सोसाइटी थी, मतलब वो बिल्डिंग थी, तो यहाँ पे लोगों ने उसे वापस से ग्राउंड लेवल से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, जिन जिन लोगों की भी बिल्डिंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो आज की डेट में अब उन्हें मतलब एक तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी उन्हें अच्छी मिल गई, और मेंटेनेंस कॉस्ट तो ऑब्वियस सी बात है सस्ता है ही, प्लस अब उस बिल्डिंग की लाइफ भी जो है आने वाले 20-25 साल के लिए और अच्छे से बढ़ गई है। तो अब आराम से अगली जनरेशन को भी वो प्रॉपर्टी सौंप के बड़े बहुत ही ज़्यादा आराम से वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपको लो राइज में ही मिलेगा, ये हाई राइज में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो पहला जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट जो कारण है लो राइज अपार्टमेंट को ख़रीदने का मेरा, तो वो यही है कि इसका मेंटेनेंस सस्ता होता है और इसे आप लंबे टाइम के लिए बहुत ही आराम से मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए, अब इसके बाद और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जब आप लो राइज अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं तो उसमें ना आपको बड़े साइज़ के अपार्टमेंट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई राइज। क्योंकि देखिए एक फ्लोर पर सिर्फ एक ही अपार्टमेंट बना होता है लो राइज में, तो लोडिंग जो है उससे में कम होती है, तो आपको थोड़े बड़े साइजेस के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। वहीं हाई राइज के अंदर ऐसा नहीं है, एक फ्लोर पे आपको कम से कम 4 मिल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 भी होते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे अपार्टमेंट्स बने होते हैं, फिर लाइक लोडिंग भी ज़्यादा होती है, तो उसके चक्कर में जो साइज़ होता है वो लो राइज के कंपेरिजन में आपको थोड़ा कम मिलेगा। इसके साथ ही साथ लो राइज अपार्टमेंट में और भी जो साइज़ को लेकर के बेनिफिट एक ये भी है कि आजकल जो नए बन रहे हैं ना, उसमें क्या कर रहे हैं बिल्डर्स की बेसमेंट में भी
जितने भी फ्लोर है तो हर एक फ्लोर के लिए वो एक अलग से रूम बना करके दे रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा रूम आपको, यानी कि अपना एक फ्लोर तो मिल ही गया, प्लस बेसमेंट में भी एक एक्स्ट्रा कमरा आपको मिल जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि भाई देखिए आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट आ गए या है ना, तो उस टाइम पे अगर आप काम करना चाहते हैं या आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं शांति में, तो वो नीचे जा करके बेसमेंट में आराम से पढ़ सकते हैं। या फिर आपको घर से ही काम करना है, डेली आपका वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो आप फैमिली को डिस्टर्ब ना करते हुए नीचे जाके आराम से शांति से काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये भी होने लग गया आजकल की जो स्टिल्ट वाला एरिया होता है, मतलब पार्किंग, उसमें सर्वेंट रूम भी एडिशनली बना करके देने लग गए। तो इसका क्या एडवांटेज है कि अब सर्वेंट के लिए आपको अपना जो पर्सनल वो है तो उसको उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सर्वेंट के लिए अलग से एक रूम मिल जाएगा। प्लस जो 4th फ्लोर के लोग हैं तो उनको जनरली रूफ राइड जो है वो ऑफर किया जाता है, अगर वो परचेज कर लेते हैं तो। अगर नहीं करते तो फिर सब में शेयर होता है। तो मान लीजिए 4th फ्लोर पे जो रहता है, अगर उसने रूफ राइड भी परचेज कर लिया तो एक एक्स्ट्रा स्पेस उसको वो भी मिल गया यूटिलाइज करने के लिए। फिर कई सारे बिल्डर्स ये भी करने लग गए हैं कि जो रूफ राइड का भी जो एरिया है, मतलब जो छत का भी जो एरिया है, तो उसको भी वो चारों फ्लोर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वहाँ पे कुछ पार्टीशन वगैरह करके। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लो राइज अपार्टमेंट्स में स्पेस की कमी नहीं होती, आपको बहुत सारा एडिशनल स्पेस जो है वो इसमें मिल जाता है। फिर इसके बाद में जो लो राइज अपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। इसमें हमेशा ही जो क्राउड है आपको वो कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू हाई राइज अपार्टमेंट्स। तो इसकी वजह से थोड़ा खुला खुला सा माहौल होगा, थोड़ा मन भी आपका शांत रहता है, अच्छा लगता है, मतलब एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट होता है उसमें। फिर इसके बाद में क्योंकि एक फ्लोर पर एक ही अपार्टमेंट होता है तो जो प्राइवेसी है वो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि हाई राइज में कभी भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि एक पर एक ही हो। फिर इसके बाद में एक और जो डे टू डे प्रॉब्लम जो कि आपको हाई राइज में देखने को मिलती है वो आपको लो राइज में देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये कि क्या होता है कि हाई राइज में जो लिफ्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है, हाई राइज सोसाइटीज़ का। तो जब ना पीक आवर्स होते हैं, पीक आवर्स का मतलब जब ऑफिस जाने का टाइम होगा या बच्चों के स्कूल वगैरह जाने का टाइम होगा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ना मतलब परेशानी होती है। मतलब जो लोग टॉप फ्लोर्स वगैरह पे रहते हैं तो अब लिफ्ट का वेट करना, थोड़ा वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, प्लस इसके बाद में थोड़ा क्राउड लिफ्ट में ज़्यादा रहता है। तो इस तरह की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हाई राइज में फेस करनी पड़ेंगी। बट लो राइज अपार्टमेंट में इस तरह की कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं है, बिकॉज एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में सिर्फ 4 ही फैमिलीज़ रह रही हैं। और अगर मान लो बाय चांस बिजी भी आ रहा है तो 4th फ्लोर वाला आदमी भी नीचे स्टेयर का मतलब स्टेयर के सहारे जो है वो आराम से नीचे आ सकता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। फिर इसके बाद में जिन लोगों को हाइट से डर लगता है तो उनके लिए तो एक दी बेस्ट ऑप्शन है ही, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हाइट होगी वो 4 फ्लोर तक की ही होगी। चलिए, तो ये थे वो सारे कारण जिनकी वजह से मैं हाई राइज अपार्टमेंट के बदले लो राइज अपार्टमेंट्स को ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो कारण क्या है ये तो आपने समझ लिया, उनको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रह जाता है डिस्कस करने के लिए इसमें, वो ये है कि भैया प्राइस का क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लो राइज अपार्टमेंट्स हैं ये थोड़े मतलब हाई राइज के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगे हैं। मतलब खूबियाँ तो बहुत सारी हैं इनमें, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इन्हीं खूबियों की वजह से इनका जो प्राइस है वो कहीं ज़्यादा ना हो हाई राइज के कंपैरिजन में। तो देखिए, ये जो लो राइज अपार्टमेंट्स है ना, इनका जो प्राइस होता है तो ये हमेशा ही आपको इन जनरल हाई राइज अपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में सस्ता ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप जो पुराने लो राइज अपार्टमेंट्स बने हुए हैं अगर आप उनको परचेज़ करते हैं तो वो आपको आज के डेट की कंपैरिजन में ना थोड़े और सस्ते मिल जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि वो जो बने हुए हैं ना पुराने वाले लो राइज अपार्टमेंट्स, तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती है। वो मतलब एक बेसिक लेवल की सोसाइटियाँ हैं, तो इसलिए आपको वो थोड़े और सस्ते रेट में मिल जाएंगे। आज की डेट में जो नए नए लो राइज अपार्टमेंट्स बन रहे हैं वो पहले के जितने सस्ते तो नहीं रहे, महंगे हो चुके हैं। बट अगर आप उन्हें आज भी ना लग्जरी क्लास के जो हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं जब उनसे कंपेयर करेंगे, या इवन जो मिड सेगमेंट में भी लग्जरी वाले आते हैं ना, तो अगर आप उनसे भी कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता तो नज़र आएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर का रेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसका जो प्राइस है ना वो या तो आपको मतलब हाई राइज के बराबर का मिलेगा या फिर आपको उससे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो रेयरली ही देखने को मिलता है कि भैया हाई राइज से भी महंगा हो गया ये। तो प्राइस के मामले में भी जो लो राइज अपार्टमेंट्स हैं ये आपको निराश नहीं करेंगे। हाई राइज के कंपैरिजन में हमेशा ही इन जनरल ये आपको सस्ते ही पड़ते हैं। तो चलिए, सारे पॉइंट्स सब डिस्कस कर चुके हैं। मेरे हिसाब से लो राइज अपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर है। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि भैया मुझे भी पता चले कि
लोग हाई राइज में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे या लो राइज में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।